नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अन्नाराम। आज का अपना विषय है जो बहुत ही सेंसिटिव विषय है आज के फील्ड में। लोग बोलते हैं कि हमारी गाय जो भैंस है वो गाभिन नहीं रह पाती। हमने उसको 3 से 4 बार इंजेक्शन दिलवाया है या भैंसे या बैल के पास लेके गए हैं, फिर भी वो गाभिन नहीं रह पाती है। और अभी तो वो 1 या 2 बार ही ब्याई है और अच्छी है, चरने फिरने में अच्छी है और उसके जो शरीर है वो अच्छा है, फिर भी वो गाभिन नहीं रह पाती। इसके क्या कारण है और क्या करे ताकि वो गाभिन रह जाए और जो उत्पादन है वो अच्छे से बने रहे। किसान भाइयों को गाय या भैंस 1-2 बार ब्याने के बाद बेचनी नहीं पड़े, तो उनसे जो रिलेटेड जो विषय है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि ऐसा होता क्यों है, जिसको इंग्लिश में रिपीट ब्रीडिंग बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि गाय या भैंस गाभिन नहीं रहती, 2 या 3 बार ब्याती है, उसके बाद में अच्छी गाय होती है, टाइम टाइम दूध अच्छा देती है, सरने फिरने में अच्छी है, खाती बहुत है, लेकिन गाभिन नहीं रह पाती। उसके कारण किसान भाइयों को गाय या भैंस बेचनी पड़ती है, जो एक काफी उनके बहुत लॉस होता है इकोनॉमिकली। जिनके पास 70-80 हजार रुपए दे के भैंस लेके आए हैं और उनको 30-40 हजार रुपए में बेचनी पड़ती है, फिर उनको दोबारा लानी पड़ती है। तो उस अनप्रोडक्टिव को प्रोडक्टिव में कैसे बदलें, क्या करें ताकि ऐसा केस नहीं हो। सबसे पहली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि कई कई जगह ऐसा होता है कि हम जो फीड खिलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चारा या धान, उसमें 1-2 तत्व होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं, जिसको बोलते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ साथ मल्टीविटामिन का सिरप आते हैं या सोल्यूशन आते हैं। अगर वो टाइम टू टाइम फीड में मिलता रहेगा तो उससे ऐसा केस नहीं होते। पहली बात तो ये है। उसकी वजह से होता क्या है कि यूटेरस और जो सर्विक्स होती है उसकी जो टोनिसिटी होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती, और वो मेंटेनेंस जरूरी है सक्सेसफुल कंसेप्शन के लिए। मतलब गाभिन रहने के लिए टोनिसिटी बहुत ही जरूरी है, पहली बात। दूसरा बात क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे आज गाय ब्याई है और उसकी मैली या प्लेसेंटा गिर गई है, फिर भी वो इन्फेक्शन होता है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो गाय या भैंस है वो अगर बच्चा किसी किसी में पहले मर जाता है और 2-3 दिन बाद उसको बाहर निकालते हैं तो यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है और पायोमेट्रा होता है, एंडोमेट्राइटिस है। तो इस केस पे क्या होता है कि पस बढ़ जाता है, जो गाभिन बच्चादानी होती है उसमें पस बढ़ जाता है, और उस पस की वजह से जब दोबारा जो हीट में आती है तो वो गाभिन नहीं रह पाती। तीसरा जो कारण है वो कारण ये है कि हीट में तो आती है लेकिन पता नहीं चलता और लेट हीट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि आज हीट में आई है और हम कल या परसों उसका इंजेक्शन दिलवाते हैं या भैंसा या बैल के पास लेके जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आज हीट में आई है तो गाय और भैंस में 12 से 18 घंटा का स्ट्रेस साइकिल होता है। उस स्ट्रेस साइकिल के 6 या 7 घंटे बाद, सपोज करो कि आज द्रबड़ो कियो है, तो भी ने 7 या 8 घंटों पर से या तो इंजेक्शन दिलाना है या बैल या भैंसा के पास लेके जाना है। तो वो एक बहुत ही ध्यान रखने, टाइम बहुत जरूरी है। अगर टाइम निकल जाने के बाद में वो सही प्रोसेस नहीं हो पाता, ओव्यूलेशन हो जाता है, और ओव्यूलेशन के साथ साथ अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो हमें स्पर्म उसमें सीमेन छोड़ना पड़ेगा, और वो एआई इंजेक्शन के द्वारा कर सकते हैं 6 और 7 घंटे के बाद। ये ध्यान रखने योग्य बात है। कई कईयों में जो ओवरी होती है जिससे वो अंडा बनता है, बीज बनता है गाय या भैंस में, उसकी मसाज जरूरी है क्योंकि वो निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। तो उसको सक्रिय करने के लिए मसाज जरूरी है। प्रेगनेंसी डायग्नोस के द्वारा, उसका रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा हम कर सकते हैं। वेटनरी डॉक्टर बहुत अच्छे से करते हैं तो उसके वो करवा सकते हैं। और एक और कारण है कार्पस ल्यूटियम। मतलब क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम एक स्टेज होती है जो अंडे देने के बाद में बनती है। अगर वो कार्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है तो वो डायग्नोस वेटनरी डॉक्टर कर सकता है। तो उसका इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन दिलाने के बाद में वो कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाती है और उसके बाद में वो हीट में आ जाती है और वो अच्छे से उसका गाभिन ठहरने की चांस बढ़ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये है कि फीड फॉर्मुलेशन अच्छे से रखना है। दूसरी बात, जब भी आप अभी गाय या भैंस ब्याई है और उसका बच्चा गिर गया है या बच्चा अच्छे से नहीं आया, मैली नहीं पड़ी है, तो उसमें करना क्या है? 2 से 3 दिन एंटीबायोटिक दिलवानी है, कोई भी वेटरनरी डॉक्टर हो या कंपाउंडर एलए से जो भी हो। दूसरी बात ये करनी है कि ध्यान रखना है कि हीट में कब आ रही है, वो सुबह के टाइम आ रही है, शाम के टाइम। और ये भी ध्यान रखना है कि हीट के टाइम सिम्टम क्या होते हैं, मतलब हीट में आती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ टाइम पे इंजेक्शन दिलवाने हैं और वेटरनरी डॉक्टर से एक बार चेक करवा लेना है कि दिक्कत क्या है, पायोमेट्रा एंडोमेट्रस तो नहीं है, कहीं कहीं बच्चेदानी से पस तो नहीं निकल रहा है, उस बात का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ फीड फॉर्मुलेशन, न्यूट्रिशन अच्छे से देना है, तो रिपीट ब्रीडिंग के केस बहुत ही कम हो जाएंगे। और अगर रिपीट ब्रीडिंग के केस कम हो जाएंगे तो किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। ये बहुत ही अच्छी ध्यान रखने योग्य बात है।
ये केस आजकल भैंसों में बहुत ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह से लाख लाख रुपए की भैंस 30-40 हजार रुपए में बेचनी पड़ती है, वो एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो वो चांस कम हो जाएंगे। और इसके बारे में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है, क्या करना चाहिए अगर रिपीट ब्रीडिंग में है, तो उसके अगले वीडियो में बताते रहेंगे। आपसे जुड़े रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अन्नाराम वेट्स को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर आप रोजाना एक पोस्ट देखते रहेंगे। धन्यवाद। मैं हूं आपका डॉक्टर अन्नाराम। थैंक यू। जय हिंद।